आज हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इससे पहले हमने वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में जाना था। आज हम उनके राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में समझेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए और ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। तो गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी जो कि स्वयं वकील थे और भारत से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में भी अपना रंगभेद नीति के विरुद्ध मुखर हुए थे। उन्होंने रंगभेद नीति का विरोध किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट क्या था और इसके क्यों इसका विरोध हुआ और भारतीयों ने इसका क्यों विरोध किया। 12 मार्च 1919 को इस कानून को लागू किया गया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें ये प्रावधान रखा गया था कि किसी भी भारतीय को बिना बताए कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और संदेह के आधार पर ही, मतलब कोई कारण न होने, केवल संदेह के आधार होने पर ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है और उसको दंडित भी किया जा सकता है। जिससे क्या था कि भारतीयों में नाराजगी हो गई। रॉलेट नामक अधिकारी ने इस एक्ट को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो महात्मा गांधी ने इस बात का भी विरोध किया कि ये कैसा कानून कि किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए, बिना किसी अपराध के उसको बंदी बना दिया जाए और उसको दंडित किया जाए सिर्फ शक के आधार पर ही। तो इस कानून के पीछे अंग्रेजों का यही मकसद था कि भारतीयों में भय उत्पन्न करो, उनको क्रांतिकारी गतिविधियों से रोको और उनके विरुद्ध और कड़े कानून बनाए जाएं, जिससे कि भारतीय आगे बढ़कर ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं कर सकें। इसीलिए इस रॉलेट एक्ट को बनाया गया। अब रॉलेट एक्ट जब ये कानून बना दिया गया और इसके अंतर्गत जब कार्य चलने लगा, मतलब लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, तो इसके विरोध में जब महात्मा गांधी ने विरोध किया और सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जब इनको बंदी बना लिया गया तो बहुत सारे लोग इसके विरुद्ध इकट्ठा हुए और उन्होंने इस बात की मांग की कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को मुक्त किया जाए अति शीघ्र। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया और गांधी जी ने इसका भरपूर विरोध किया। तो इसके बाद आता है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी पंजाब में जलियांवाला बाग में लोग इस एक्ट के विरोध में इकट्ठे हो रहे थे और इस एक्ट के विरोध करने वाले जो दो प्रमुख नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। उन्होंने इस बात पर बल दिया क्यों उनको शीघ्र रिहा किया जाए। वहाँ करीब 8 से 9 हज़ार लोग इकट्ठे थे उस बाग में और उस बाग में जाने का रास्ता बहुत ही सकरा था। तो अब जनरल डायर को इस बात की आज्ञा मिलती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि तुम जाओ और वहाँ देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। जनरल डायर बिना किसी परमिशन के 200 भारतीय और 50 अंग्रेज सैनिक लेकर पहुंच जाता है। साथ में वह मशीन गन भी ले जाता है और मशीन गन चूंकि तंग रास्ता था उस बाग का तो वो मशीन गन तो नहीं ले जा सका, लेकिन सब सिपाही अपनी बंदूकों के साथ पहुंच जाते हैं और जनरल डायर बिना चेतावनी के ही जलियांवाला बाग में
गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिससे कि करीब 400 लोग बाग में ही मारे जाते हैं और 1000 से ऊपर लोग घायल होते हैं। इस प्रकार से महात्मा गांधी को बड़ा क्षोभ होता है कि अंग्रेजों की ये हिंसा नीति से कितने लोग मारे गए और वो इसका कड़ा विरोध करते हैं। जब जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की जाती है, इसीलिए कि भारत में जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है उसको शांत करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया जाता है, जो ये जांच करेगी कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ है उसमें कौन दोषी था और क्यों कैसे हुआ, जिससे ब्रिटिश सरकार का यही उद्देश्य था। ब्रिटिश सरकार मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि जनरल डायर ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो वो सोच रहे थे वैसा ही किया। तो बाद में इस कमेटी कोई विशेष मतलब जनता की भावनाओं को के अनुरूप निर्णय नहीं ले पाती है और बाद में जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2000 पाउंड और मान की तलवार शोर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। जनरल डायर से भी पूछा जाता है कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो जनरल डायर बड़े घमंड के साथ यह कहता है कि मैंने इसलिए इतनी गोली चलवाई कि ताकि दोबारा गोली चलाने की नौबत ना आए। तो इस बात से भी हमें पता लगता है कि जनरल डायर का एक सुनियोजित प्लान था जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत, और इससे भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है और उग्रपंथी नाराज हो जाते हैं कि हमें इनसे अनुनय विनय के द्वारा ये हमें क्या आज़ादी देंगे जब इस प्रकार की वो घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन और उसकी प्रगति। तो फिर इसके बाद महात्मा गांधी इस बात की घोषणा करते हैं कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, तो वो उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है कि जब ब्रिटिश सरकार सहयोग नहीं दे रही तो हम भी क्यों सहयोग दें। तो यह आंदोलन सितंबर 1920 चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन की समाप्ति होती है, लेकिन असहयोग आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए थे उसको हम जानेंगे। नंबर 1, सरकारी उपाधियां व अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए तथा जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हैं वे इस्तीफा दे दें। तो पहला कार्यक्रम ये सब। दूसरा, सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारी उत्सवों में भाग न लें, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को ये पता चले कि भारतीय कितने नाराज हैं। नंबर 3, सरकारी तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, यानी गवर्नमेंट स्कूल और उससे अप्रूव जो स्कूल है उनका लोग बहिष्कार करें। नंबर 4, वकीलों व मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया जाए, यानी क्लाइंट और एडवोकेट पूर्ण रूप से ब्रिटिश जो अदालतें हैं उनका बहिष्कार करें, उनका विरोध करें, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को समझ में आ सके कि वो कितना गलत कार्य कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 5, काउंसिलों में खड़े उम्मीदवार अपना नाम वापस लें विरोध के रूप में। तो काउंसिलों में खड़े उम्मीदवार अपना नाम वापस लें। नंबर 6, सैनिक क्लर्क तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं देने से मना करें, क्योंकि भारतीयों का शोषण हो रहा था। उन्हें सस्ते क्लर्क, सैनिक और जहां वो चाहते थे वहां भारतीय सैनिकों को भेज दिया जाता था और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई मुआवजा नहीं और अपने देश के लिए युद्ध भी नहीं, जब बल्कि इंग्लैंड की तरफ से युद्ध करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने आह्वान किया कि सैनिक क्लर्क तथा मजदूरों
द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं देने से मना करें। नंबर नेक्स्ट 7, विदेशी माल शराब का बहिष्कार करें। विदेशी माल यानी विदेशी कपड़े, विदेशी वस्तुएं जो भारत में इंग्लैंड के द्वारा सस्ते दामों पर बेची जा रही हैं, उससे भारतीय जो बुनकर कारीगर बेरोजगार हो गए हैं और भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए विदेशी माल शराब का बहिष्कार भारतीयों द्वारा करने का आह्वान महात्मा गांधी द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। अब ये आंदोलन कैसे स्थगित हुआ और क्या कारण था ये आंदोलन स्थगित होने का? तो एक बार गोरखपुर में 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक अहिंसात्मक भीड़ पर पुलिस गोलीबारी कर देती है, जिसके बाद पुलिस के कर्मचारी जाकर एक भवन में छिप जाते हैं और उसके बाद उग्र भीड़ उस एक थाने में छिप जाते हैं, जहां उग्र भीड़ जाकर उस थाने में ही आग लगा देती है और इसमें करीब एक सब इंस्पेक्टर और 21 पुलिसकर्मी जलकर राख हो जाते हैं। जब इस बात की सूचना महात्मा गांधी को मिलती है तो वो इससे काफ़ी क्षुब्ध होते हैं और ये मानते हैं कि मेरा जो अहिंसा का जो हथियार है उसको लोगों ने हिंसा में बदल दिया है। तो वो एक डिसीजन लेते हैं और इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, जिससे कि महात्मा गांधी की बहुत अधिक आलोचना भी होती है कि ईंट का जवाब पत्थर नहीं देंगे तो ब्रिटिश सरकार हमारे प्रति यही रवैया अपनाए रहेगी, जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला कांड और भी ऐसे ही हमें उदाहरण मिलते रहेंगे। तो गांधी जी अपने हिसाब से अहिंसात्मक आंदोलन को चलाए रखने के लिए इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं चौरी चौरा कांड के कारण। उन्हें ये बहुत ठेस पहुंचती है कि उन्हीं के लोग अब अहिंसा को छोड़कर हिंसा का सहारा लेने लगे। इसके बाद असहयोग आंदोलन की असफलता, किन कारणों से ये आंदोलन असफल रहा उसको जानेंगे। गांधी जी द्वारा अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना ही आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो ये पहला असफलता कारण कि गांधी जी ने ये डिसीजन लिया कि इसको बंद किया जाए आंदोलन को। तो और जो थे कांग्रेसी नेता, उन्होंने इस बात की आलोचना की कि गांधी जी ने ये बिना परामर्श किए ही आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे अंग्रेजों को बहुत खुशी हुई, ब्रिटिश सरकार को प्रसन्नता हुई कि गांधी जी ने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया एक घटना से। नंबर 2, गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत का प्रश्न अपना प्रश्न बना लिया था, जबकि कुछ यहाँ लेना देना तो नहीं था। खिलाफत का प्रश्न अपना प्रश्न बना लेना गांधी जी द्वारा मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करने के लिए, ये भी एक असहयोग आंदोलन की असफलता का कारण था। नंबर 3, मुसलमानों द्वारा आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को न समझना। मुसलमानों द्वारा आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को न समझना। मुसलमान जो अधिकतर थे वो हिंसात्मक कार्यकलापों में ज़्यादा आस्था रखते थे। उन्होंने गांधी जी की जो अहिंसात्मक नीति थी उसको वो ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए, जो कि असहयोग आंदोलन की असफलता का कारण माना जा सकता है। नेक्स्ट, अंग्रेजों का कठोर दमन चक्र। अब भारतीय यदि हिंसा का सहारा लें तो गांधी जी को बहुत क्षोभ होता था, और यदि अंग्रेज सरकार दमन की नीति अपनाते हुए क्रांतिकारियों के आंदोलन को कुचल दे, उनको दंडित करे, उन्हें जेल में डाले, उन्हें मृत्यु दंड दे, तो ये इससे अंग्रेज कभी चूकते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि
जैसा जनरल डायर ने कहा कि मैंने इतनी गोलियां चलाई कि किसी दूसरे को दोबारा गोली चलाने का अवसर प्राप्त ना हो, इसी उद्देश्य से। तो उसके अंदर घमंड, दम्भ और अपने सरकार के प्रति एक ऐसा गौरव को महसूस कर रहा था। और यहाँ पर अंग्रेज कठोर दम चला रहे और भारतीय अहिंसा का वो राग ला पाए। तो इससे क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि भारतीय खुद ही नहीं समझ पाए कि आखिर करें तो करें क्या। चौरी चौरा कांड के बाद तो यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो आगे कैसे क्या करें। अगर हम हथियार नहीं उठाते हैं तो ब्रिटिश सरकार हमें दमन करती है, कुचल देती है, और अगर हम अहिंसा का ही स्वरूप धारण किए रहें तो ये अंग्रेज कभी नहीं मानने वाले, ये हमें कभी हमारे लिए कोई अच्छे कार्य करेंगे नहीं। तो ये कारण नहीं थे असफलता, आशयवान का असफलता इन्हीं बातों पर डिपेंड थी। असहयोग आंदोलन का महत्व, अब आंदोलन का क्या महत्व रहा, कुछ इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हम देखते हैं। नंबर 1, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ दिया। अब ये आंदोलन वापस तो ले लिएगा, लेकिन इस आंदोलन ने क्या हुआ, राष्ट्रीयता में वृद्धि की, लोगों में एक जन चेतना का प्रचार प्रसार किया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। नंबर 2, कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर दी। तो कांग्रेस ने इस आंदोलन के माध्यम से सीधी टक्कर ब्रिटिश सरकार से ली और ब्रिटिश सरकार को भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम ज़्यादा दिन भारतीयों की भावनाओं को दबा के नहीं रह सकते, उनके हित की बात करनी पड़ेगी। पर ये सब कार्य दबी जुबान में, दबे रूप में होते थे, प्रत्यक्ष रूप से खुलकर कभी सरकार ने भारतीयों के हित के बारे में नहीं सोचा। तो इसके बाद नंबर 3, इस आंदोलन के पूर्व जनता सरकार की आलोचना करने से डरती थी। असहयोग आंदोलन से पहले सरकार की आलोचना करने के से जनता भी डरती थी, लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुआ तो जनता भी निडर हो गई और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए आंदोलन होने लगी। नेक्स्ट, आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने अनेक रचनात्मक कार्य भी किए। ये एक इसका महत्व आंदोलन का माना जा सकता है कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिला और लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में एक सृजनात्मक कार्य को महत्व दिया। स्वराज दल का प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारत में जल्दी से जल्दी आज़ादी प्राप्त की जाए, स्वतंत्रता प्राप्त की जाए, ताकि हम अपनी मर्जी के मालिक बने। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 में कमीशन की घोषणा सरकार ने की। अब साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? इंग्लैंड की सरकार भारत में सरकार के उत्तरदायी कार्यों की जांच करना चाहती थी, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय चुनाव होने थे और इंग्लैंड की सरकार को ये भय था कि कहीं मजदूर दल की सरकार इंग्लैंड में न बन जाए। अगर ऐसा होता है कि इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनती है तो वह भारत को तुरंत स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसको साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कमीशन की एक बड़ा दोष था कि इसमें कोई भारतीय नहीं था और इसमें सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी अंग्रेज थे। जब ये भारत में आया तो इसका विरोध हुआ और कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए और लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। और इसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय जब इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उनको अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स के आदेश पर इतनी लाठियां बरसाई गई कि उनको भयंकर चोटें आई, जिसके बाद कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और सैंडर्स से लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये सभी योजना बनाते हुए
सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। बाद में सैंडर्स की हत्या करने के बदले स्वरूप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता है कि उन पर एक मर्डर का आरोप लगाते हुए। जबकि लाला लाजपत राय की हत्या हुई उसमें कोई अंग्रेजों ने अपनी सफाई नहीं दी, उन्होंने इस घटना से मुंह मोड़ लिया और भगत सिंह ने जब उसका बदला लिया तो उन्हें मौत के घाट यानी उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाता है समय से पूर्व ही। तो ये एक बहुत बड़ी अंग्रेज सरकार की कायरतापूर्ण नीति थी। नेहरू रिपोर्ट, अब नेहरू रिपोर्ट से सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल के आई कि इसमें जो मुस्लिम जो लीग थी वो भी अपना स्वार्थ देख रही थी। नेहरू रिपोर्ट से क्या हुआ कि इससे संप्रदायवाद को बढ़ावा मिला। अब सभी अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे, तो नेहरू रिपोर्ट का कोई विशेष मतलब पॉजिटिव इफेक्ट हम नहीं देख सकते हैं। इससे मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना अपनी शर्तों को लेकर अड़े हुए थे और महात्मा गांधी को बाद में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने गांधी को कांग्रेस ने आंदोलन के आरंभ करने का अधिकार दे दिया था। 1930 में गांधी जी को सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब विनय याचना, मतलब विनय के द्वारा, मतलब एक पोलाइटली अपनी बातों को मनवाने का ही आंदोलन था। जैसा कि नाम सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक आंदोलन ये किया गया। अब इसमें क्या था कि दांडी कूच, तो 12 मार्च 1930 को दांडी महात्मा गांधी ने कूच किया और वहां जाकर उन्होंने नमक कर कानून को तोड़ा। उनका मानना था कि नमक पर भी इतना टैक्स लगाने का क्या औचित्य है। तो इससे क्या ब्रिटिश सरकार नाराज हुई कि महात्मा गांधी का ये असहयोग आंदोलन तो असफल हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट आंदोलन चलाते हैं और दांडी पहुंचकर वे नमक कर कानून को तोड़ते हैं तो इससे भी ब्रिटिश सरकार के अंदर हलचल पैदा हो जाती है। आंदोलन के कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीयों ने यह निर्णय लिया कि वे विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करेंगे, शराब का बहिष्कार करेंगे, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे और स्वयं स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करेंगे। इस बात पर इस आंदोलन में बल दिया गया और नमक बनाना भी शुरू किया, क्योंकि टैक्स लगाने से अंग्रेजों को तो लाभ लेकिन भारतीयों को नुकसान, जो कि एक मौलिक मतलब चीज़ थी लोगों की। तो आंदोलन कार्यक्रम में मतलब स्वदेशीकरण को विशेष बढ़ावा दिया गया। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस पैक्ट में अधिक से अधिक लाभ ब्रिटिश सरकार अपना देख रही थी और गांधी जी को इसमें काफ़ी निराशा हुई कि अंग्रेज सरकार किसी भी प्रकार से भारतीयों के हित में नहीं सोचती है। मुस्लिम राजनीति और पाकिस्तान की मांग, यह भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है कि मुस्लिम लीग अब इस बात की मुखर रूप से मांग करने लगी थी कि उनको हिंदुओं के साथ रहना मुसलमानों के लिए हितकारी नहीं है। और मोहम्मद अली जिन्ना और भी बहुत सारे मुस्लिम नेता इस बात पर बंधे लगे थे। उसका मेन कारण था अंग्रेज अंदर ही अंदर इस बात को भड़का रहे थे कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत को महत्व दिया जाए। और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ये सारे इस बात के लिए मांग करने में लगे हुए थे कि अंग्रेजों के रहते ही हमें अलग देश ले लेना चाहिए। इससे क्या हुआ कि भारतीयों में और अधिक मतलब मतभेद पैदा होते गए और ये मुस्लिम लीग राजनीति पाकिस्तान की मांग भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब धक्का माना जा सकता है, एक दुखद घटना मानी जा सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन 30 मार्च 1942 ईस्वी को स्टेफर्ड क्रिप्स ने यह संकेत दिया कि कांग्रेस ने विवश होकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो स्टेफर्ड क्रिप्स ने 30 मार्च 1942 को यह संकेत दे दिया था
कि अब कांग्रेस के दिवस होकर एक नया आंदोलन चलाया जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, तो वो कार्यक्रम देखेंगे कि क्यों ये आंदोलन चालू हुआ और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन क्यों चलाया गया। नंबर 1, क्रिप्स के प्रस्ताव अपर्याप्त थे, यानी स्टेबल क्रिप्स ने जो प्रस्ताव रखे थे वो उनमें भारतीयों का हित अधिक नहीं था और वो किसी भी तरीके से भारतीयों के लिए संतोषजनक नहीं थे। अतः क्रिप्स के प्रस्ताव अपर्याप्त होने के कारण इस आंदोलन को शुरू किया गया। नंबर 2, भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जापान से युद्ध इंग्लैंड का चल रहा और उस युद्ध में भारतीय भी बहुत अधिक हताहत हुए, मारे गए और भारतीयों पर सीधे सीधे टैक्स का कोई लाभ दिया गया कि युद्ध हमारा नहीं, इंग्लैंड सरकार युद्ध कर रही है, उसका खर्चा भारत भर रहा है, भारतीय सैनिक मारे जा रहे हैं। तो भारत पर जापान का आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि प्रथम और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि अंग्रेजों ने अपने हित के लिए ही युद्ध लड़े, भारतीयों के लिए। तो भारतीयों में एक चिंता बनी हुई थी कि यदि जापान जैसा छोटा देश बड़े बड़े देशों को पराजित कर रहा है तो उसका आक्रमण इंडिया पे भी हो सकता है, तो इसीलिए यह आंदोलन चलाया गया। बर्मा पर जापानी आक्रमण से शरणार्थियों की समस्या। अब बर्मा पर जापान ने आक्रमण कर दिया, जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो अब ये दिक्कत आ गई कि बर्मा से बहुत सारे शरणार्थी भारत में आने लगे, जिससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था और अधिक गड़बड़ा गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर बर्मा से भारत में शरणार्थी आने से भुखमरी की तादाद बढ़ी, क्योंकि सरकार के पास इतना धन नहीं कि शरणार्थियों की देखभाल की जा सके। भारत के लोग पहले से ही परेशान थे। तो बर्मा पर जाकर आक्रमण से शरणार्थी की समस्या ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। आवश्यक वस्तुओं का अभाव होना, और भारत में वो वस्तुएं नहीं थी जिससे कि भारतीयों के जो मूल जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। तो इससे क्या था कि आवश्यक वस्तुओं का अभाव से भारतीयों में यह बात घर करती जा रही थी कि ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार से भारतीयों का हित नहीं चाहती है और भारत के जो लोग हैं उन्हें रोटी और कपड़ा मकान जो उनकी मौलिक आवश्यकता है उसको किसी भी प्रकार से पूरी नहीं कर पाई और न कर पाएगी। तो इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं के अभाव ने भी भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा दिया। सिंगापुर, मलाया, बर्मा में अंग्रेजों की हार होना, जापान के आक्रमण का भय, ये भी एक तरह से भारतीयों में भय पैदा कर रहा था कि सिंगापुर, मलाया, बर्मा में अंग्रेजों की हार हुई और जापान के आक्रमण का भय भारत में बना हुआ था। जापान जो कि उस समय उग्र नीति अपनाए हुआ था और जापान के साथ जर्मनी और इटली भी अपना सहयोग कर रहे थे, जिससे कि भारत में आक्रमण होने के बाद आर्थिक और जान माल की हानि का नुकसान होना निश्चित था। तो इसलिए इस आंदोलन को बढ़ावा मिला। सरकार की दमन नीति, सरकार कोई भी अगर आवाज उठाता भारतीय यदि भारत ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तो उनकी कठोर दमन नीति ने भी भारतीयों को बहुत अधिक नाराज कर दिया था और उनके अमानवीयपूर्ण अत्याचारों ने भारतीयों में एक भय के वातावरण उत्पन्न कर दिया था, जिससे कि भारतीय अब किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार को देखना नहीं चाहते थे, ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे। और महात्मा गांधी ने यही आश्वासन दिया कि वे ब्रिटिश सरकार की दमन नीति से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। आंदोलन का स्वरूप शांतिपूर्ण था। आंदोलन में ऐसी कोई बातें नहीं थी जिससे कि एक कोई हिंसा का सहारा लेना पड़े और कोई विशेष घटना हो, क्योंकि गांधी जी स्वयं अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने सिर्फ अब कई बार उनकी गिरफ्तारियां हुई पर गांधी जी ने कभी इसका कोई ऐसा नेगेटिव उत्तर नहीं दिया जिससे कि ये पता लगे कि वो हिंसा में विश्वास रखते हैं। गांधी जी ने सदैव अहिंसा का ही सहारा लिया। इसका उदाहरण हमने देखा
असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया सिर्फ चौरी चौरा कांड घटना से। तो आंदोलन का स्वरूप एक शांतिपूर्ण था। आंदोलन का महत्व बहुत अधिक था क्योंकि अब भारतीय अपनी स्वतंत्रता के निकट पहुंच गए थे और अब भारतीय को लगने लगा था कि विश्व में जो इंग्लैंड सरकार और इंग्लैंड सरकार की विश्व युद्ध में भाग ले रही है उसमें उनकी कितनी मतलब पराजय और आर्थिक नुकसान हो रहा है, और इससे भारतीयों में नवीन चेतना और नवीन उत्साह का वृद्धि देखने को मिलती है। तो आंदोलन का महत्व बहुत अच्छा रहा और परिणाम भी इसके सकारात्मक निकले और भारतीयों की बहुत सारी मांगों को मान लिया गया, क्योंकि 1942 में एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई थी कि इधर तो मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि हम अलग राष्ट्र बनाएं, कांग्रेसी भी अब बहुत सारी अपनी मांगों को मनवाने में सफल हुए और इधर विश्व युद्ध ने अंग्रेजों की कमर को तोड़ के रख दिया था। तो ऐसी स्थिति में इसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक देखने को मिलता है। आंदोलन की असफलता के कौन से कारण थे? तो इस आंदोलन में कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि आंदोलन के संगठन और योजना में कमी थी, जबकि ब्रिटिश सरकार की योजना में कोई कमी नहीं, लेकिन आंदोलन के संगठन के सभी लोग एक मत नहीं थे। अब उग्रवादी विचारधारा के कांग्रेसी नेता, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लोग, मुस्लिम विचारधारा कट्टर विचारधारा वाले लोग, वो इस आंदोलन से पूर्ण रूप से नहीं जुड़े हुए थे, जिससे कि इस आंदोलन की एक असफलता के रूप में भी देखने को मिलता है। और दूसरा, आंदोलन के दौरान सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस ने देसी राजा और सरकार के प्रति वफादार बने रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आंदोलन जब चल रहा है तो सरकारी कर्मचारी अपना कार्य देख रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं, सेना ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रही है, मतलब भारतीय लड़ रहे हैं, और जो देसी राजा है वो अपना मुनाफाखोरी, अपने निजी स्वार्थ, आर्थिक लाभ में उलझे हुए। उन्हें ये नहीं लग रहा कि भारत पे इतना भारतीय लोगों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो हम क्यों ना भारतीयों के वफादार बने कि ब्रिटिश सरकार के। तो ये भी एक कमजोरी मानी जा सकती है कि सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस और देसी राजा सरकार के प्रति वफादार बने रहना एक गलत बात थी। नंबर 3, सरकार की अपेक्षा आंदोलनकारियों के पास साधनों का अभाव होना। तो ये तो हमने 1857 के विद्रोह में भी देखा कि यह विद्रोह को क्यों दबा दिया गया था, प्रतिरोध को, क्योंकि भारतीयों के पास अधिक साधनों का अभाव और सरकार के पास पर्याप्त साधन, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त सेना। तो यहाँ पे भी यही देखने को मिलता है कि सरकार की अपेक्षा आंदोलनकारियों के पास साधनों का अभाव होना भी एक तरह से असहयोग आंदोलन अपनी परिपूर्णता में परिवर्तित नहीं हो पाया। और आज हमने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में रॉलेट एक्ट के बारे में जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की प्रगति और आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे उनको हमने देखा, असहयोग आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे और आंदोलन का कैसे महत्व माना जा सकता है। और स्वराज दल, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, संज्ञा द्रव्य आंदोलन, गांधी कुछ आंदोलन का कार्यक्रम, गांधी पैक्ट, मुस्लिम राजनीति और पाकिस्तान की मांग, भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम और सरकार की दमन नीति, आंदोलन का स्वरूप, आंदोलन का महत्वपूर्ण परिणाम और आंदोलन की असफलता के कारण। तो आज हमने महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में जाना। आज बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।